एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच आती है। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए अलग अलग तरह की अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मॉडर्न अप्रोचेस, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो आज के इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस को ही डिस्कस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। बेसिकली हम फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। अप्रोचेस क्या होती हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, राइट। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के मेरे पास 2-3 रास्ते हैं, जैसे कि मैं बस से दिल्ली जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से दिल्ली जा सकता हूँ और मैं एरोप्लेन से दिल्ली जा सकता हूँ। तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं वो मुझे दिल्ली लेके ही जाएंगे। एरोप्लेन से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ट्रेन से मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा और बस से हो सकता है मैं थोड़ा सा और लेट पहुंचूँ। और तीनों का अपना अपना फ़ायदा है, अपने अपने नुकसान है, लेकिन तीनों मुझे दिल्ली ही लेके जाएंगे। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल के अंदर हमारे पास फिलोसफिकल अप्रोच आती है, हिस्टोरिकल अप्रोच आती है, और मॉडर्न के अंदर भी हमारे पास बिहेवियरलिज्म आता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। तो आप ये समझिए कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, और उनमें से 2 तरीके जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, मतलब फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर क्या बताया जाता है और कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता है, और हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फिलोसफिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। मतलब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए फिलोसफिकल अप्रोच का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर क्या आता है, क्या कहते हैं फिलोसफिकल अप्रोच वाले कि पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच में क्या आता है, इसके अंदर फोकस किया जाता है व्हाट ऑट टू बी। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हुए ये बेसिकली व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए। तो फिलोसफिकल अप्रोच के लोग, जो भी फिलोसफिकल अप्रोच को मानते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बार बार इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे कि एक अच्छा समाज कैसे होता है, एक अच्छा लोकतंत्र कैसा होता है, एक अच्छी सरकार कैसे होती है, जस्टिस क्या होता है, न्याय क्या होता है, एक अच्छा जस्टिस क्या होता है। उसी के साथ साथ फ्रीडम क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, एक रियल फ्रीडम क्या होती है। उसी के साथ साथ एक आइडियल स्टेट कैसी होती है, मतलब एक अच्छा देश कैसे होता है, एक अच्छी सरकार कैसे होती है। तो बेसिकली इसके अंदर फोकस किया जा रहा है क्या होना चाहिए, बेहतर क्या है, अच्छा क्या है, व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन कभी कभी कोई इंसान अगर कहीं पे बोल रहा है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। कभी किसी के साथ अन्याय हो जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है कोर्ट्स के अंदर। गरीबी बहुत है इस देश में, भुखमरी बहुत है इस देश में, हालांकि हम लोकतंत्र हैं। लेकिन फिलोसफिकल अप्रोच वाले ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में एक अच्छा लोकतंत्र कैसे होगा, एक अच्छा लोकतंत्र क्या है, हिंदुस्तान में अच्छा न्याय क्या होगा, हिंदुस्तान की सरकार कैसी होनी चाहिए। मतलब चाहिए के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब आइडियल स्टेट क्या है, मतलब एक अच्छी चीज कैसी होगी, एक बेस्ट वर्जन कैसा होगा, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। समझ आ गई आपको बात। डज नॉट डील विद फैक्ट्स एंड डेटा। फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है इस देश में असल में क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। व्हाट इज के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है कि हो क्या रहा है, असलियत क्या है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि होना क्या चाहिए। जैसे कि अभी अक्षय कैसा है, इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। अभी अक्षय कैसा है भाई, एक मार्कर लिया हुआ है, पीछे एक वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड खरीदने के पैसे नहीं है, ये तो अक्षय की असलियत है ना। लेकिन फोकस इस चीज के ऊपर किया जा रहा है कि अक्षय 10 साल बाद कैसा होगा, अक्षय कैसा होना चाहिए, अक्षय का पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, है कैसा, इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। आर यू गेटिंग इट। उसके बाद टॉक्स अबाउट वैल्यूज, एथिक्स, जस्टिस, आइडियल स्टेट एटसेट्रा। इसके अंदर वैल्यूज की बात की जाती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज क्या है, बुरी क्या है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, अच्छी समाज कैसा है, बुरा समाज कैसा होता है। एथिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है,
समझ आ रही है बात? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जस्टिस, न्याय के ऊपर फोकस किया जाता है कि समाज के अंदर जस्टिस कैसे आएगा, जस्टिस कैसा होता है, जस्टिस है क्या। उसी के साथ साथ आइडियल स्टेट के ऊपर फोकस किया जाता है कि एक अच्छा समाज कैसा होता है, एक अच्छा देश कैसा होता है, एक अच्छी स्टेट कैसी होती है, एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होती है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके फीचर्स क्या है फिलोसफिकल अप्रोच के? तो सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो नॉर्मेटिव इन नेचर है। नॉर्मेटिव इन नेचर मतलब नॉर्मेटिव वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होना चाहिए के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब टेल्स अस व्हाट शुड बी, हमें इसके अंदर बताया जाता है कि क्या होना चाहिए और इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो टेल्स अस व्हाट शुड बी डन, नॉट व्हाट इज हैपनिंग। मतलब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस किया जाता है और इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है कि क्या हो रहा है। तो ये नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर है, नॉर्मेटिव इन नेचर है। नॉर्मेटिव वो चीज होती है जिसके अंदर क्या होना चाहिए के ऊपर फोकस होता है, व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस होता है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड, सेकंड फीचर क्या है इसका कि फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो वैल्यू बेस्ड है। मतलब इसके अंदर वैल्यूज के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज मतलब क्या? वो बड़ों की इज्जत करें, वो सही हमेशा सच बोलें, वो सही रास्ते के ऊपर चलें, वो बड़ों को प्रणाम करें, वो डिसिप्लिन फॉलो करें, वो किसी के साथ बदतमीजी ना करें। यही तो होती है मॉरल वैल्यूज। इसी तरीके से इसके अंदर भी वैल्यूज के ऊपर फोकस किया जाता है। वैल्यूज क्या? जस्टिस होना चाहिए समाज के अंदर, न्याय होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए समाज के अंदर, लिबर्टी होनी चाहिए लोगों के पास, स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों के पास, वो बोल सकें, राइट टू फ्रीडम हो उनके पास, फ्रीडम टू स्पीच हो उनके पास, वो बोल सकें, वो कोई भी धर्म मान सकें। मतलब आज़ादी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए लोगों के पास, इक्वलिटी होनी चाहिए समाज के अंदर, मतलब बराबरी होनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में अंतर खत्म हो जाना चाहिए, जाति के आधार पे, मज़हब के आधार पे ऊंच नीच खत्म हो जानी चाहिए, समाज के अंदर इक्वलिटी आ जानी चाहिए, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, बोलने का अधिकार, बराबरी का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अलग अलग राइट्स लोगों के पास होने चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, सही और गलत को हमें देखना है, सरकार को मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है, सरकार को जो है वो सही करना है, समाज के अंदर बुरा नहीं करना है, करप्शन नहीं करनी है। सो बेसिकली अच्छी अच्छी बातों के ऊपर फोकस किया जाता है, वैल्यूज के ऊपर फोकस किया जाता है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर वैल्यूज क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, फ्रेटर्निटी, ये सब वैल्यूज हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आइडियाज के ऊपर फोकस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? वो चीज़ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ आइडियाज में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि मैं कहूँ कि यार हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुझे बन जाना चाहिए, और फिर मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं अमीरों से पैसा छीन के गरीबों में बांट दूंगा। अब मैं ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा हूं, असलियत में ये होगा पॉसिबल? क्या ये रियलिटी में पॉसिबल हो सकता है कि अमीरी गरीबी खत्म कर दी जाए, अमीरों से पैसा छीन के गरीबों में बांट दिया जाए, सभी के पास एक जितना पैसा हो जाए? सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विच डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। बेसिकली दिस इज द थिंकिंग दैट यू आर मेकिंग इन योर आइडियाज। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब यहाँ पे रीजनिंग और लॉजिक और आइडियाज का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं लैब में। जैसे मैं कह रहा हूं इस देश में गरीबी मैं खत्म करूंगा जिस दिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कैसे खत्म करेगा भाई? अमीरों से पैसा छीनूंगा, गरीबों में बांट दूंगा, गरीबी हो गई खत्म। दूसरा तरीका क्या है भाई तेरे पास? मैं क्या करूंगा ना, सारे के सारे गरीब लड़के अमीर लड़कियों के साथ शादी कर देंगे, और सारी की सारी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों के साथ शादी कर देंगी, तो इससे भी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये मैं सिर्फ आइडियाज में सोच रहा हूं। क्या मैं एक्सपेरिमेंट किया मैंने इसका? क्या असलियत मैंने इसको मैंने कहीं पे प्रैक्टिस किया? क्या इसका एक्सपेरिमेंट किया? असलियत में इसको देखा मैंने, एक्सपेरिमेंट किया कहीं पे कि ये सच में हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ पे रीजनिंग और आइडियाज का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते हैं। फोकस ऑन आइडियल के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब आइडियल क्या होता है? क्या होना चाहिए, बेहतर क्या है? तो बेसिकली इसमें ये इमेजिन करने की कोशिश की जाती है, ट्राइज टू इमेजिन बेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी या स्टेट। मतलब स्टेट और सोसाइटी की बेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है। जो सरकार आज काम कर रही है, ये सरकार सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, इसकी बेस्ट फॉर्म कैसे हो सकती है, ये सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे अच्छी फॉर्म क्या होगी इस सरकार की। ये देश हिंदुस्तान आज इस जगह पे खड़ा है, तो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट फॉर्म क्या होगी, मतलब हिंदुस्तान सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। आइडियल के ऊपर फोकस किया जाता है। आइडियल क्या होता है? सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट।
उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या है इसके अंदर, तो एग्जाम्पल्स ही है, एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं जैसे प्लेटो की आइडियल स्टेट थी और फिलोसोफर किंग था। प्लेटो एक दार्शनिक था, एक इंसान था जो आज से 2000-2500 साल पहले पैदा होता है यूरोप के अंदर, एथेंस के अंदर, ग्रीस के अंदर। प्लेटो ने कहा कि एक जो है ना वो आइडियल स्टेट होगी और उस आइडियल स्टेट को एक फिलोसोफर किंग चलाएगा। बेसिकली प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या थी आपको इतना समझने की अभी तक जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि प्लेटो हवा में बातें कर रहा था। प्लेटो कह रहा था कि एक ऐसा देश होगा जिस देश के अंदर जो रूलर होगा, जो राजा होगा, वो सबसे पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा उसके पास, वो फिलोसोफर किंग होगा। वो जो रूलर होगा, राजा होगा, वो शादी नहीं करेगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके अपने बच्चे नहीं होंगे। हालांकि वो मेटिंग करेगा, सेक्स करेगा वो, लेकिन सेक्स करने के बाद उसकी जो उसके जो बच्चे होंगे उसको वो पता ही नहीं चलेंगे। मतलब उसने मीटिंग की और उसके बाद वो चला गया, वो अपना काम देख रहा है, उसके बच्चे कौन होंगे वो पता नहीं होगा किसी को। वो जो फिलोसोफर किंग होगा ना वो इतना महान होगा कि उसके अंदर लालच नहीं होगा और हर इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा। तो बेसिकली कुछ लोग जो होंगे वो राजा बनेंगे, कुछ लोग होंगे जो सोल्जर बनेंगे और कुछ लोग होंगे जो किसान बनेंगे, जो मजदूर बनेंगे, जो क्या बोलते वर्कर्स बनेंगे, जो आर्टिस्ट बनेंगे। ये 3 क्लासेस होंगी। तो बेसिकली एक इमेजिनेशन ड्रॉ कर रहा है, वो एक इमेजिनेबल सोसाइटी को इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है, एक आइडियल स्टेट को इमेजिन कर रहा है कि एक ऐसी स्टेट होगी। क्या रियलिटी में ऐसी स्टेट थी, क्या है, क्या होगी कभी? मुझे नहीं लगता। बेसिकली प्लेटो ने जो कहा, जो सोचा, वो एग्जिस्ट नहीं किया, कभी असलियत में वैसा नहीं हुआ। तो प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट और फिलोसोफर किंग के बारे में उसका कंसेप्ट दिया, इसलिए ये इसकी एक एग्जांपल है। दूसरा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की बात की। कम्युनिज्म मतलब क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी। बेसिकली कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक ऐसी स्टेट होगी जिसके अंदर गरीब जो है वो अमीरों को मार देंगे और अमीरों से पैसा छीन के बांट दिया जाएगा, फिर सब लोग बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम पुलिस, स्टेट, इन सब चीजों को हटा देंगे, गरीबी अमीरी के बीच अंतर खत्म हो जाएगा, जात पात के बीच अंतर खत्म हो जाएगा, इवन की बॉर्डर्स भी नहीं बचेंगे, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब देश भी नहीं बचेंगे, सारे लोग एक हो जाएंगे। सारे लोग जो हैं वो किसी की कोई फैमिली नहीं होगी, कोई बीवी नहीं होगी, राइट। तो बेसिकली उसने क्लासलेस सोसाइटी को इमेजिन किया, एक स्टेटलेस सोसाइटी को इमेजिन किया। आप बस ये समझ लीजिए कि उसने भी एक हवा की बात की, एक हवा में बात की, एक यूटोपियन सोसाइटी की बात की जो कि कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं की। तो कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो भी हमारा किसकी एग्जाम्पल है? फिलोसॉफिकल अप्रोच की एग्जाम्पल है कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज के बारे में सोच रहा है जो समाज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही कभी करेगा शायद। उसके बाद मेरिट्स क्या है फिलोसॉफिकल अप्रोच के और डिमेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये हैं कि इट गिव्स मॉरल एंड एथिकल डायरेक्शन टू पॉलिटिक्स। बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर मॉरल और एथिकल डायरेक्शन देती है फिलोसॉफिकल अप्रोच। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर बेसिकली सही क्या है, गलत क्या है, क्या सही होना चाहिए, उसकी बात की जाती है। बेसिकली ये बताया जाता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली सही और गलत की बात यहाँ पे की जाती है। मॉरल्स और एथिक्स डाले जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा, इंस्पायर्स सोसाइटीज टू इंप्रूव एंड एम एट बेस्ट। इसमें सोसाइटीज को इंस्पायर किया जाता है कि कैसे इंप्रूव किया जाए। जैसे कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार एक अच्छी सरकार कैसे होगी। समझ आ रही है बात? ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार एक अच्छी सरकार कैसे होगी। तो मतलब ये कि भारत की सरकार को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अच्छा बनो। तो समाज को बेहतर करने के लिए एक समाज बेस्ट समाज कैसे होगा, एक स्टेट बेस्ट स्टेट कैसी होगी, उसकी इसके अंदर बात की जाती है। तो हो सकता है कि भारत की सरकार फिर काम करे अच्छा बनने के लिए, राइट। हो सकता है कि भारत की सरकार अब जो काम कर रही है वो अच्छा काम ना हो। तो ये कहा जा रहा है कि भारत की सरकार बेस्ट सरकार कब होगी। तो जब आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप बेस्ट कैसे बन सकते हो, तो हो सकता है सरकार उसके लिए काम करे बेस्ट बनने के लिए। उसी के साथ साथ इसके अंदर वैल्यूज़ की बात की जाती है। वैल्यूज़ मतलब जैसे मैंने आपको बताया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, मोरालिटी, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। तो बेसिकली जब जस्टिस की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की बात की जा रही है तो इससे फ़ायदा ही तो है। जब समाज के अंदर जस्टिस होगा तो लोगों के पास न्याय होगा, इक्वालिटी होगी तो जात पात के ऊपर
कोई जात पात नहीं होगी, कोई छूत छात नहीं होगी, सब लोग बराबर होंगे, अमीरी गरीबी के बीच में अंतर खत्म हो जाएगा, तो ये अच्छी बात ही तो है। तो वैल्यूज की बात की जाती है तो अच्छी बात है। उसके बाद इसके डिमेरिट्स क्या है? इट इज टू आइडियलिस्टिक, समटाइम्स इम्पॉसिबल टू अचीव। बड़ी आइडियलिस्टिक है, इतनी हवा में तुमने बात कर ली, इतनी तुमने यूटोपियन बात कर ली कि इसको रियलिटी में अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे प्लेटो ने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया कि ऐसा समाज होगा, ऐसा देश होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब तुमने ज्यादा ही हवा में बात कर दी, राइट। उसके बाद इग्नोर्स रियलिटी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें जो असलियत है, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। भाई असलियत में हो क्या रहा है उसके ऊपर फोकस करो ना। एक अच्छा समाज कैसे होगा, गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी, एक अच्छी सरकार कैसी होगी, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। भाई हो क्या रहा है कैसी सरकार, अभी इसके ऊपर फोकस करो। जब इसके ऊपर फोकस करोगे तभी इसको बेहतर कर पाओगे। उसके बाद अनसाइंटिफिक एंड यूटोपियन। कोई साइंटिफिक नहीं है, मतलब हवा में बात कर दी, मेरे मन में कुछ आया मैंने बोल दिया। कोई साइंटिफिक नहीं है, कोई कहीं पे प्रूफ नहीं किया किसी चीज़ को, और यूटोपियन है, हवा में बातें हैं। तो समझ आ गई आपको फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये पूरा बोर्ड आपके सामने खाली है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा और फिर आपको PDF मिल जाएगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए जो हिस्टोरिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है वो हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। सो लेट अस टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल अप्रोच नाउ, कि हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देखो हिस्टोरिकल अप्रोच की अगर मैं जब बात करता हूँ, आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर पॉलिटिक्स को समझने के लिए हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, इतिहास का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आज पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे क्यों चल रहे हैं, आज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट क्यों करती है, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र आज क्यों है, ये बेसिकली इतिहास से जाना जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आज अक्षय कैसा है, ये बेसिकली आपको पता चलेगा अक्षय के पास्ट से। अगर आज मैं बड़ा खामोश सा रहता हूँ, ऐसे टूटा सा रहता हूँ, बड़ा ऐसा वीरान सा रहता हूँ, बड़ा ऐसा तन्हाई फरामोश इंसान हूँ, तन्हाई पसंद है, अकेले रहना पसंद है, ऐसे उदास सा रहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले मतलब पास्ट में मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो सकता है मुझे कोई छोड़ के चला गया हो सकता है मेरा दिल टूटा हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ और हुआ हो। अगर आज मुझे अंधेरे से डर लगता है तो क्यों? हो सकता है कि कभी कभी अंधेरे में मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो और उस ट्रॉमा के बाद मुझे फिर अंधेरे से डर लगने लग पड़ा। तो मेरा आज जानने के लिए आपको मेरा पास जाना पड़ेगा। समझ आई बात? अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं खुद कॉलेज का स्टूडेंट हूं और कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जब आप लोग पहले फोन पे बैठ के रील्स स्क्रॉल करते थे और रील्स बनाते थे तब मैं किताब लेके पढ़ता था। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने बाबू सोना से बात करते थे, मशूक से बात करते थे, तब मैं पढ़ता था, इसलिए आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। सो आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि आज का हमारा प्रेजेंट, आज हम ऐसे क्यों हैं, ये इतिहास से ड्राइव होता है। हमारे पास्ट में क्या हुआ है, जो इंसान अपने पास्ट में मस्ती करता था, मौज करता था, आज वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, आज वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर आज की राजनीति को समझने के लिए हम इतिहास का इस्तेमाल करते हैं। सो इट आर्ग्यूज दैट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस वी मस्ट स्टडी देयर ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर हमें आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को समझना है, जैसे लेजिस्लेचर, जैसे एग्जीक्यूटिव, जैसे जुडिशरी, तो जैसे आज के अगर हमें आइडियाज को समझना है कि डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उनका ओरिजिन समझना होगा कि वो कब से शुरू हुए हैं, उनका डेवलपमेंट देखना होगा, उनका इतिहास देखना होगा कि इतिहास में क्या हो रहा था, क्यों डेमोक्रेसी उभर करके आई। एक और एग्जांपल दूं आपको मैं, आज भारत के अंदर लोकतंत्र क्यों है, आज हम आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि हमें गुलामी पसंद नहीं थी। गुलामी पसंद नहीं थी मतलब क्या? मतलब ये कि जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था, इसलिए हमें वो पसंद नहीं आ रहा था।
उस गुलामी के अंदर हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, हमारे साथ शोषण हो रहा था, हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसलिए हमें वो गुलामी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए हमने हमने उन गुलामी की जंजीरों को और बेड़ियों को तोड़ा। हमने कहा हम इस गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए हम आज़ाद हो गए, इसलिए आज हम लोकतंत्र हैं। और क्या एग्जाम्पल चाहिए आपको? तो बेसिकली For example, to understand Indian democracy, we must study India's freedom struggle, colonial institutions and constitutional development. आज के हिंदुस्तान के लोकतंत्र को समझने के लिए हमें हिंदुस्तान में जो आज़ादी की जंग चल रही थी, जो आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, उसको समझना होगा। हमें ब्रिटिशर्स के टाइम जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको समझना होगा, और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई उसको समझना होगा। अगर आज हमारे पास लोकतंत्र है, आज़ाद हैं हम, तो इसलिए क्योंकि हम कभी गुलाम थे और हमें गुलामी पसंद नहीं थी। आज हमारे देश में अगर पार्लियामेंट है तो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने शायद बहुत अरसे पहले इस देश में पार्लियामेंट जैसी कुछ चीज लाई थी, इसलिए उसी को हमने कंटिन्यू रखा आगे, और पार्लियामेंट के साथ हम फैमिलियर हो गए थे, इसलिए हमने पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया। आज हिंदुस्तान में पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं है यूएसए की तरह? क्योंकि हमें आदत पड़ गई थी पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी हमें पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह ही रूल किया करते थे, इसलिए हमें आदत सी पड़ गई। और जब आदत से इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर उस आदत को छोड़ नहीं पाता है। जैसे कि आप में से भी कई सारे लोगों को सिगरेट की आदत लगी होगी, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे इतना आसानी से। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, कि हिस्टोरिकल अप्रोच के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले फोकस ऑन पास्ट। सीधी सी बात है, पास्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि कैसे डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, कैसे इतिहास से ये इवॉल्व होकर आए, तो पास्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। कॉजेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। बेसिकली कॉज एंड अफेक्ट को स्टडी किया जाता है। कॉज एंड अफेक्ट का जो रिलेशनशिप होता है इतिहास में, उसको स्टडी किया जाता है। नहीं समझ आ रही है? कॉज क्या था और उसका इफेक्ट क्या हुआ, नहीं समझ आ रही है? मतलब ये कॉज क्या था, वजह क्या थी? तो हिंदुस्तान में वजह थी गुलामी। फिर क्या हुआ? गुलामी से लोगों ने तंग आके गुलामी के अगेंस्ट जाकर क्या किया? प्रदर्शन किया। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हुई, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कॉज क्या था, वजह क्या थी? गुलामी, शोषण, क्योंकि लोगों का शोषण किया जा रहा था, लोग गुलाम कर दिए गए थे, लोगों को गुलामी पसंद नहीं थी, ये वजह थी। फिर लोगों ने उनके अगेंस्ट क्या किया? स्ट्रगल की, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट हम आज़ाद हो गए। तो कॉज क्या है? हमारी गुलामी, और इफेक्ट क्या है, असर क्या है? हम आज़ाद हो गए। इसी तरीके से कॉजेशन को यहां पे समझा जाता है कि हिस्ट्री में वजह क्या थी और उसका इफेक्ट क्या हुआ था। तो अगर कहीं पे लोग गुलाम होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा आज़ादी। तो मतलब ये कि किसी को गुलाम बना के रखोगे तो फिर वहां पे एक गुब्बारा फूटेगा, वहां पे लोग आज़ादी की डिमांड करने लगेंगे और वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो जहां जहां पे भी लोगों को गुलाम बनाया गया था, वहां वहां उन लोगों ने हथियार उठाए और आज़ादी हासिल की। तो कॉजेशन को हम समझते हैं कि इतिहास में कॉज एंड इफेक्ट का क्या रिलेशनशिप होता है। अगर लोगों को गुलाम करोगे तो क्या होगा? तो मतलब आपके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल होगी और फिर वो लोग आज़ाद होंगे। जैसे कि हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज्ड यूरोपियन सोसाइटी। कॉज क्या था? लोग तंग आ गए थे तो क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो तब क्या हुआ? तब यूरोप का समाज पूरे तरीके से चेंज हो गया, यूरोप एक नई दिशा में चला गया। तो कॉज एंड इफेक्ट को समझा जाता है कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या हुआ। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, हम इसके अंदर समझते हैं कि कैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो कैसे इवॉल्व होकर आए इतिहास से, कैसे वो डेवलप हुए। रियलिस्टिक है ये, मतलब इसके अंदर हवा में बातें नहीं की जाती हैं, एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है और इमेजिनेशन ज़्यादा नहीं की जाती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं भाई, किसी को गुलाम बनाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर कल हम जाके, हिंदुस्तानी जाके पाकिस्तान के अंदर लोगों को गुलाम बना दें और उनको अपने कब्जे में कर लें तो क्या होगा? कभी ना कभी तो वो गुब्बारा फूटेगा और कभी ना कभी तो वो लोग हमारे अगेंस्ट जो है क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे, हमारे अगेंस्ट जो है वो जंग छेड़ेंगे और उसके बाद वो आज़ादी हासिल करेंगे अपनी। तो मतलब ये हमें समझ आता है। तो बेसिकली जो असलियत में हुआ होता है इतिहास में, वो हम इसके अंदर देखते हैं। हम सिर्फ और आइडियाज़ के ऊपर और इमेजिनेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। अगर आज कुछ हो रहा है, अगर आज अक्षय ऐसा है तो क्यों है, उसका हमें कॉन्टेक्स्ट बताता है ये हिस्टोरिकल अप्रोच।
उसका हमें बैकग्राउंड बताता है कि अक्षय अगर आज ऐसा है तो जरूर इसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा। आज मैं अगर उदास से रहता हूं तो जरूर मेरे इतिहास में कुछ, मेरे पास्ट में कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, मेरे साथ कुछ बीती होगी, इसलिए आज मैं ऐसा हूं। एक्सप्लेन्स वाई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि आज इंस्टीट्यूशंस ऐसे क्यों हैं, क्योंकि इतिहास में इनके साथ ऐसा हुआ होगा। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि इतिहास में लोग गुलाम थे और गुलामी से तंग आए, फिर लोकतंत्र आ गया। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, फैक्ट्स और एविडेंसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब रियलिटी में क्या हुआ था इतिहास में वो हमें बताया जाता है। अब डिमेरिट्स क्या है इसके? डिमेरिट्स ये है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन पास्ट, सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप इतिहास के ऊपर, पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और कभी कभी तो आप प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं, मतलब आज क्या चल रहा है। जैसे हिंदुस्तान प्राचीन काल में आज से 2000 साल पहले बहुत महान होता था, हमारे पास वेदास होते थे, हमारे पास उपनिषद होते थे, हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे। हम ये पहले से जानते थे कि सूरज जो है वो सूरज के अराउंड पृथ्वी चक्कर लगाती है। हम तो पहले से जानते थे कि सर्जरी कैसे की जाती है। हमने तो बहुत पहले आपको जीरो दे दिया था। भारत में गरीबी नहीं होती थी 2000 साल पहले, ठीक है भाई, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो गरीबी है ना भारत में, तो बार बार क्यों उछाल रहा है उस इतिहास को? बार बार ये क्यों कह रहा है कि तुम बहुत महान होते थे? आज तुम महान नहीं हो ना। सो बेसिकली कभी कभी प्रेजेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। रिस्क ऑफ हिस्टोरिकल बायस, हिस्टोरिकल बायस का रिस्क होता है। कभी कभी आपने हिस्टोरिकल कोई डेटा उठाया, लेकिन हो सकता है कि वो आपको गलत डेटा मिल गया हो, पॉसिबिलिटी है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप हिंदुस्तान में ये पढ़ रहे हैं, आज मैं ये पढ़ने लगूं कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, तो हो सकता है कि जिस इंसान ने वो किताब लिखी हो, जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूं, वो उसने गलत तरीके से लिखी हो सकता है ब्रिटिशर्स अच्छा करते हो और उसने बुरा लिख दिया हो, क्योंकि उसको उसकी जाती दुश्मनी थी ब्रिटिशर्स के साथ, इसलिए मुझे गलत पता चला इतिहास के बारे में। तो कभी कभी हमें गलत चीज़ें पता चल जाती हैं, बायस नज़र आता है। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो किताबें लिखते हैं, वो कभी कभी अपनी आइडियोलॉजी उसमें डाल देते हैं, कभी कभी वो गलत पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो आपको समझना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज़ फिलोसफिकल अप्रोच एंड व्हाट इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच, और आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड यू कैन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया अगर पीडीएफ चाहिए तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना चैनल को, और फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को, मतलब हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल अप्रोच को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मॉडर्न अप्रोचेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है। बेसिकली ट्रेडिशनल मतलब पहले से, पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता था, और मॉडर्न मतलब आज के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। तो ट्रेडिशनल के अंदर फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल आती है, जो मैंने आपको बता दी है। इसके अंदर और भी आती है, लीगल आती है, इंस्टीट्यूशनल आती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, व्हाटएवर इट इज।